आज हम लोग चर्चा करेंगे जॉन लॉक उदारवाद के जनक के रूप में, या जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा क्यों कहा जाता है। उदारवाद, जैसा कि आप जानते हैं, कि आधुनिक युग की सबसे ज्यादा लोकप्रिय विचारधारा रही है और वर्तमान समय में विश्व राजनीति में ये एक वर्चस्वकारी विचारधारा के रूप में भी सामने आई है। सोवियत संघ के पराभव के बाद अब दुनिया भर में एक ही विचारधारा हावी है, वो है उदारवाद। इस उदारवाद ने समय के साथ अनेक रूप धारण किए हैं। कई बार इसमें परिस्थितियों के मुताबिक बदलाव किया गया और आज हम उसके जिस रूप को देखते हैं वो नव उदारवाद है, जिसमें आर्थिक स्वतंत्रता, वैश्विक व्यापार, आर्थिक प्रतिस्पर्धा जैसे गुण देखने को मिलते हैं। उदारवाद के इन रूपों में जो बदलाव हुआ, इन बदलावों के बावजूद जो उदारवाद की मूल मान्यताएं हैं वो हमेशा एक जैसी ही रही है, यानी उस पर सभी की सहमति रही है। आप जानते हैं कि क्लासिकल रूप में, शास्त्रीय रूप में जब उदारवाद सामने आया तो उसमें व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानते हुए राज्य को उसका साधन बताया गया कि व्यक्ति के अधिकार, उसका विवेक ये साध्य है और राज्य सहित तमाम संस्थाएं इस उद्देश्य की, इस साध्य की प्राप्ति का साधन है। लेकिन जब ये व्यक्तिवाद संशोधित रूप में सामने आया, जिसको हम उदारवाद कहते हैं, या क्लासिकल लिबरलिज्म जब आगे डेवलप हुआ तो क्या पाया गया, उसने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन ये अधिकार राज्य के बिना प्राप्त नहीं किए जा सकते, राज्य में रहकर ही प्राप्त किए जा सकते हैं, राज्य के सहयोग से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। इसलिए पुलिस राज्य की जो निषेधात्मक धारणा क्लासिकल लिबरलिज्म में थी, शास्त्रीय उदारवाद में थी या व्यक्तिवाद में थी, वो एकदम से चेंज हो गई। यानी उदारवाद में राज्य के सकारात्मक स्वरूप पर जोर दिया गया और ये कहा गया कि राज्य को वो सारे कार्य करने चाहिए जो व्यक्ति के हित में है, व्यक्ति के कल्याण के लिए। यानी उदारवाद लोक कल्याण की धारणा में विश्वास रखता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि उदारवाद की मूल मान्यताएं क्या हैं। आप देख रहे हैं कि ये वो विचारधारा है जो व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को केंद्रीय महत्व प्रदान करती है, कि व्यक्ति और राज्य का जो संबंध है उसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण है, उसकी स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। और दूसरे वो कहती है कि शासन सीमित होना चाहिए, यानी कम से कम कार्य करना चाहिए सरकार को, राज्य को कम से कम हस्तक्षेप व्यक्ति के जीवन में करना चाहिए। राज्य की सत्ता असीम नहीं हो सकती, व्यक्ति की सत्ता प्रमुख है, राज्य की सत्ता उसके साधन के रूप में है। इसलिए राज्य कभी निरंकुश नहीं हो सकता, न उसे होना चाहिए। और तीसरे, जैसा कि आपने जाना कि उदारवादी विचारधारा में व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य की आवश्यकता पर बल
दिया जाता है। जो व्यक्तिवादी थे वो राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते थे कि राज्य एक बुराई है। बुराई क्यों है? क्योंकि वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है नाना कानून बनाकर। इसलिए राज्य एक बुराई है, लेकिन बुराई के बाद भी वो जरूरी है, क्योंकि राज्य नहीं होगा तो अपराध पर नियंत्रण नहीं लग सकेगा, सबको सबके अधिकार प्राप्त नहीं हो सकेंगे। तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये क्लासिकल लिबरलिज्म में कहा गया, लेकिन बाद के लिबरलिज्म में इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य एक बुराई नहीं बल्कि आवश्यक अच्छाई है। राज्य के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो व्यक्ति की स्वतंत्रता में वृद्धि करते हैं, ना कि उसकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करते हैं। अगली जो विशेषता उदारवाद की सामने आती है वो ये कि उदारवाद के अंतर्गत व्यक्ति के शासन के स्थान पर, यानी राजा के शासन के स्थान पर या शासक समूह के शासन के स्थान पर विधि के शासन को मान्यता दी जाती है कि शासन का संचालन किसके अनुसार होना चाहिए? व्यक्ति विशेष की इच्छा के अनुसार नहीं, शासक की इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि कानून के अनुसार होना चाहिए। एक बार कानून बना दिया जाए, चाहे वो संवैधानिक नियमों के रूप में हो या विधान पालिका द्वारा निर्मित कानूनों के रूप में हो, उसी के अनुसार शासन कार्य का संचालन होना चाहिए। यानी शासक विधि से ऊपर नहीं है। सर्वोच्च कौन है? विधि है, कानून है। और दुनिया के विभिन्न देशों में उदारवादी व्यवस्था अपनाई गई है, और यही वजह है कि हम देखते हैं कि रूल ऑफ लॉ वहां कार्य करता है, यानी कानून की सर्वोच्चता स्वीकार की जाती है। और रूल ऑफ लॉ की एक खासियत ये भी होती है कि सबके लिए एक जैसे कानून होते हैं। ऐसा नहीं होता कि शासक वर्ग को कोई प्रिविलेज प्राप्त होगा, उसके लिए कोई अलग कानून होगा और आम जनता के लिए कोई अलग कानून होगा। तो कानून की सर्वोच्चता और कानून की समानता, कानून के समक्ष समानता का विचार रूल ऑफ लॉ का अंग है, जो एक उदारवादी धारणा है। उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत इस बात को मान्यता दी जाती है। और ये रूल ऑफ लॉ आया कैसे? मध्य युग में जो धारणा प्रचलित थी कि राजा की इच्छा सर्वोच्च है या ईश्वरीय सत्ता सर्वोच्च है, धर्माधिकारियों के आदेश सर्वोच्च है, इस धारणा के अगेंस्ट में रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट आया कि कोई सर्वोच्च नहीं है, ना तो राजा और न ही धार्मिक पदाधिकारी, बल्कि सर्वोच्च कौन है? कानून है, जिस कानून का निर्माण समाज के बुद्धिजीवियों के द्वारा विचार विमर्श के आधार पर किया जाता है। अगली जो विशेषता उदारवाद की उभर कर सामने आती है वो ये कि उदारवाद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विश्वास रखता है, जो जनता की सहमति पर आधारित होती है। लोकतंत्र में जो आधुनिक लोकतंत्र प्रचलित है वो है प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि जनता की इच्छा और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शासन कार्य संचालित करते हैं। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया जाता है? किसको वास्तविक शासक माना जाता है? आम जनता को माना जाता है। कानूनों का निर्माण जनता के प्रतिनिधियों की सहमति से होता है। उनका क्रियान्वयन करते समय भी जनता की आवश्यकता और इच्छा को ध्यान में रखा जाता है। अगली विशेषता जब हम उदारवाद की देखते हैं तो ये शक्ति पृथक्करण में विश्वास रखती है। शक्ति पृथक्करण का मतलब है
कि सरकार के जो 3 पारंपरिक कार्य हैं, कानून बनाना, कानून को लागू करना और कानून की व्याख्या करना और कानून का उल्लंघन करने वालों को दंडित करना, ये 3 कार्य हर शासन के द्वारा, हर सरकार के द्वारा किए जाते रहे। उदारवाद की मान्यता ये है कि ये तीनों कार्य 3 संस्थाओं के द्वारा किए जाने चाहिए, यानी इन तीनों कार्यों का एक हाथ में एकत्रीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हनन होता है। क्योंकि एक ही व्यक्ति के हाथ में जब कानून बनाने का अधिकार भी होगा, कानून को लागू करने का अधिकार भी होगा और दंड देने का अधिकार भी होगा, तो वो मनमाने ढंग से कानून बना सकता है, मनमाने ढंग से उसे लागू कर सकता है और मनमाने ढंग से दंड का निर्धारण कर सकता है। तो मनमानापन आ सकता है, निरंकुशता आ सकती है और निरंकुशता की स्थिति में जनता की स्वतंत्रता, उसके अधिकार सुरक्षित नहीं रह जाते। इसलिए उदारवाद की मान्यता है कि शासन के ये तीनों कार्य 3 अंगों के द्वारा अलग अलग किए जाने चाहिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और इन 3 अंगों को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करना चाहिए। इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू के द्वारा सबसे ज्यादा विस्तार से किया, और इसके साथ उदारवाद लोक कल्याणकारी राज्य को मान्यता देता है, यानी राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, लोक कल्याणकारी होना चाहिए। राज्य को लोक कल्याण के सारे कार्य करने चाहिए। इसके अलावा उदारवाद आर्थिक स्वतंत्रता पर जोर देता है। ये मानता है कि व्यक्ति की सभी स्वतंत्रताओं में आर्थिक स्वतंत्रता केंद्रीय स्थान रखती है। आर्थिक क्षेत्र में कम से कम राज्य को, व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। वो अपनी क्षमता के अनुसार धनोपार्जन करेगा, उसका उपभोग करेगा, उसका संरक्षण करेगा, उसका विस्तार करेगा। इसके अलावा उदारवाद में धार्मिक सहिष्णुता पर जोर दिया जाता है, यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य का समर्थन उदारवादी विचारधारा के अंदर किया जाता है, जिसका मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और राज्य अपने नागरिकों को अपने धर्म को मानने की, उनका प्रचार प्रसार करने की पूरी स्वतंत्रता देगा। धर्म निजी मामला है और राज्य को उसमें दखल नहीं देनी चाहिए। ये एक उदारवादी मान्यता है। और लास्टली हम उदारवादी मान्यता को इस रूप में भी देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत व्यक्ति को, हर नागरिक को अपनी शासक की आलोचना करने और उसका विरोध करने का अधिकार दिया जाता है। ये माना जाता है कि शासक के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं, जिन कानूनों को क्रियान्वित किया जाता है, वो हमेशा सही हो, उचित हो, न्यायपूर्ण हो, ये जरूरी नहीं है। तो अगर जनता को कानूनों का औचित्य समझ में नहीं आता, कानून जनहितकारी प्रतीत नहीं होते, ऐसा लगता है कि उनकी स्वतंत्रता में, उनके अधिकारों में दखल दिया जा रहा है राज्य के द्वारा, तो जनता उसका विरोध कर सकती है, उस कानून का विरोध कर सकती है, उस शासक का विरोध कर सकती है। आए दिन आप सार्वजनिक जीवन में देखते हैं, देश के अंदर भी और विदेशों में भी, कि लोग सड़कों पर आ जाते हैं विरोध प्रदर्शन करते हुए। किसके खिलाफ? अपने शासक के खिलाफ। कहीं लोकतंत्र की डिमांड को लेकर ये प्रदर्शन होते हैं, तो कहीं किसी और डिमांड के साथ सरकार का विरोध किया जाता है।
बहरहाल विरोध के अधिकार को उदारवादी विचारधारा में मान्यता प्रदान की जाती है। इसे बुरा नहीं समझा जाता, बल्कि इसे जनता के एक सशक्त अधिकार, सशक्त अस्त्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये है उदारवाद की प्रमुख मान्यताएं। अब ये देखना है कि लॉक के चिंतन में क्या उदारवाद की ये मान्यताएं मिलती हैं, जिसके कारण उसे प्रथम उदारवादी या उदारवाद का जनक कहा जाता है। और अगर मिलती हैं तो कहां कहां मिलती हैं, किन किन रूपों में मिलती। विद्वान ये मानते हैं कि लॉक के पूरे चिंतन का केंद्र बिंदु व्यक्ति है। उसकी हर व्याख्या, उसके हर सिद्धांत की व्याख्या व्यक्ति केंद्रित है। व्यक्ति यानी उदारवाद का केंद्रीय विषय, जिस पर लॉक ने सबसे ज्यादा जोर दिया। इस दृष्टि से लॉक प्रथम उदारवादी विचारक के रूप में सामने आता है। हालांकि हॉब्स के चिंतन में भी व्यक्तिवाद के तत्व ढूंढे जाते हैं, लेकिन वो प्रकट नहीं है। ये स्पष्टता, उदारवादी विचारों की स्पष्टता लॉक के चिंतन में पहली बार सामने आई, पहली बार मुखरित हुई। इसलिए लॉक को उदारवाद का जनक मानते। दूसरी बात आपको ये जान लेनी है कि लॉक जिस उदारवाद का जनक है, जिस उदारवाद का समर्थक है, वो शास्त्रीय उदारवाद नहीं है, वो संशोधित उदारवाद है, जिसमें राज्य को महत्व दिया गया है। किसके लिए? व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके अधिकारों की रक्षा के लिए। तो सबसे पहले लॉक इस दृष्टि से उदारवादी है क्योंकि उसने भी अपने चिंतन का प्रारंभ व्यक्ति को केंद्र बनाकर किया है। यानी सबसे पहले उसने भी मानवीय स्वभाव की विवेचना की है, और मानवीय स्वभाव की विवेचना करते समय उसे मानव स्वभाव की अच्छाइयों में जो विश्वास है कि मनुष्य सहयोगी प्राणी है, सद्भावना से युक्त प्राणी है, शांति प्रिय है, ये एक उदारवादी विचार है जो व्यक्ति के विषय में रखा जाता है। तो इस दृष्टि से लॉक उदारवादी विचारक के रूप में हमारे सामने आता है, क्योंकि उसने मानव स्वभाव की अच्छाइयों का चित्रण करके ये सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति उसके चिंतन का केंद्र है। ऐसा व्यक्ति जो सहयोगी है, सामाजिक है, शांति प्रिय है, और ऐसे व्यक्ति के द्वारा ही राज्य का निर्माण किया। राज्य का निर्माण व्यक्ति के द्वारा खुद सोच विचार कर किया गया, खुद पहल करके किया गया, खुद समझौता करके किया गया, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में तमाम असुविधाएं थी। उन असुविधाओं को दूर करने के लिए व्यक्ति ने खुद पहल करके, खुद समझौता करके, एक समझौता समाज के सदस्यों के साथ करके और दूसरा समझौता शासक के साथ करके शासन सत्ता को जन्म दिया। तो इससे ये भी प्रूफ होता है कि लॉक ये बताना चाहता है कि व्यक्ति अपने विषय में निर्णय करने का सर्वोत्तम अधिकारी है। उसे किसी और के आदेश निर्देश की जरूरत नहीं है,
उसकी क्या जरूरत है, उसकी क्या असुविधा है, उस असुविधा को कैसे दूर किया जा सकता है, इसका निर्णय वो खुद कर सकता है, किसी और संस्था को करने की जरूरत नहीं है। ये उदारवादी मान्यता है और इस मान्यता की कसौटी पर लॉक का चिंतन पूरी तरह खरा उतरता है। अब लॉक के चिंतन में जो प्राकृतिक अधिकारों की धारणा है वो भी उसे उदारवादी सिद्ध करती है, क्योंकि पहली बार अधिकारों की धारणा के विषय में लॉक के द्वारा स्पष्ट और विस्तृत विवेचन किया। उदारवाद व्यक्ति के अधिकारों पर जोर देता है कि व्यक्ति के अधिकार साध्य हैं। लॉक ने भी इन्हें साध्य समझा है और यही वजह है कि उसने प्राकृतिक अधिकारों के रूप में उसकी व्याख्या की है। प्राकृतिक अधिकार यानी वो अधिकार जो राज्य बनने से पहले लोगों को प्राप्त थे। ये अधिकार इसलिए प्राकृतिक हैं क्योंकि ये लोगों के लिए स्वाभाविक है। इसके बिना लोगों का जीवन, व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है। आज अधिकारों का बहुत व्यापक कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है दुनिया में। मौलिक अधिकारों से लेकर नागरिक अधिकारों, मानवाधिकारों, जातीय, प्रजातीय, सांस्कृतिक और वर्गीय अधिकारों के रूप में ये देखने को मिलता है। बहुत व्यापक हो गई है अधिकारों की धारणा। हर संस्कृति, हर वर्ग, हर प्रजाति के लोग अपने अधिकारों की बात करने लगे हैं। यानी व्यक्तिगत अधिकारों की धारणा समूह अधिकारों तक विस्तृत हो गई है। अधिकार इतने इंपॉर्टेंट हैं हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में। तो इन महत्वपूर्ण अधिकारों की प्रथम व्याख्या हमें कहाँ मिलती है? लॉक के चिंतन में मिलती है, जब उसने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार के रूप में इन अधिकारों की चर्चा की और ये कहा कि राज्य का निर्माण इन अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया, लोगों के द्वारा खुद किया गया, अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए। इसके अलावा लॉक ने राजनीतिक सत्ता को कृत्रिम बताया। कृत्रिम यानी मनुष्य निर्मित बताया। मनुष्य ने खुद उसे बनाया है। उदारवाद किसको महत्व देता है? व्यक्ति को महत्व देता है, उसके विवेक को महत्व देता है, राज्य को उसके अधीन बनाता, उसका साधन बनाता। तो लॉक भी ये मानता है कि राज्य का निर्माण लोगों ने अपने हित के लिए किया, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किया। इसलिए बनाने वाला ज्यादा ऊपर है, उसकी सत्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है। राज्य को बनाया किसने? व्यक्ति ने बनाया, समझौते के माध्यम से बनाया। राज्य किसी ईश्वर की कृति नहीं है जैसा मध्य युग में प्रचलित था। राज्य प्राकृतिक भी नहीं है जैसा प्राचीन यूनानी विचारक मानते हैं, बल्कि ये पूरी तरह मनुष्य द्वारा निर्मित है और मनुष्य ने इसकी उपयोगिता और आवश्यकता को महसूस करते हुए सोच विचार कर ऐसी सत्ता को जन्म दिया, जिसे हम राजनीतिक सत्ता के रूप में, संप्रभु सत्ता के रूप में जानते हैं। यही नहीं, वो ये कहता है कि राज्य की सत्ता सीमित भी है, असीम नहीं है। राज्य की सत्ता सर्वोच्च नहीं है। क्यों सर्वोच्च नहीं है? क्योंकि लोगों ने उसे सारे अधिकार नहीं दिए हैं समझौता करते समय, बल्कि केवल शासन करने का अधिकार दिया है। अंजलि को कुछ कहना है? अन्य अधिकारों को व्यक्ति ने अपने पास ही सुरक्षित रखा।
और इन अधिकारों की रक्षा को शासक का कर्तव्य घोषित किया। तो सीमित शासन का जो उदारवादी विचार है कि सरकार की शक्ति, शासन की शक्ति मर्यादित है, वो निरंकुश नहीं है, उस पर अंकुश है जनता के अधिकारों। जब तक वो अधिकारों की रक्षा करने में समर्थ है तब तक जनता उसके सत्ता को स्वीकार करेगी, अन्यथा अस्वीकार भी कर सकती है। ये अधिकार जनता को प्राप्त है। दूसरे लॉक के चिंतन में जो मर्यादा हम संप्रभु पर देखते हैं वो प्राकृतिक कानूनों की भी है। लॉक कहता है कि प्राकृतिक कानून जो सामान्य विवेक पर आधारित है, जो सत्य असत्य के विचार पर आधारित है, धर्म अधर्म के विचार पर आधारित है, उचित अनुचित के विचार पर आधारित है। वो कहता है ना कि सामान्य विवेक ही प्राकृतिक कानून है और प्राकृतिक अवस्था में इन्हीं कानूनों के आधार पर शासन का संचालन, समाज का संचालन होता था। शासन तो उस वक्त था नहीं, समाज का संचालन, समाज की सुव्यवस्था उन्हीं प्राकृतिक कानूनों के आधार पर की जाती थी। ये प्राकृतिक कानून राज्य बन जाने के बाद भी चलते रहते हैं और ये प्राकृतिक कानून शासक पर भी लागू होते हैं। शासक इन कानूनों से ऊपर नहीं है, वो इन कानूनों के अधीन है। यानी साधारण शब्दों में आप कह सकते हैं कि शासक भी सामान्य विवेक से परे जाकर कार्य नहीं कर सकता। प्राकृतिक कानून की इसकी जो धारणा है वो रूल ऑफ लॉ को पुष्ट करती है। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि सर्वोच्चता कानून की है। लॉक के चिंतन में भी प्राकृतिक कानून सर्वोच्च है। जिन प्राकृतिक कानूनों के अनुसार नागरिकों को भी आचरण करना है और शासक को भी आचरण करना है। शासक इन प्राकृतिक कानूनों को स्पष्ट जरूर करता है, उनकी व्याख्या जरूर करता है, लेकिन वो इनसे ऊपर नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि राज्य बनने के बाद भी प्राकृतिक कानून समाप्त नहीं होते, बल्कि शासक भी शासन कार्य का संचालन इन्हीं प्राकृतिक नियमों के अनुसार करता है। तो आज हम जिसे संवैधानिक विधि कहते हैं कि सरकार का संचालन संविधान के नियमों के अनुसार होता है, लॉक के चिंतन में वो आधारभूत कानून प्राकृतिक कानूनों के रूप में हमें दिखाई देते हैं, जिनकी सर्वोच्चता को उसने मान्यता प्रदान की है। यानी शासक और जनता दोनों ही उस प्राकृतिक कानून से शासित होते हैं जो राज्य बनने के बाद भी बना रहता है। शासन या शासक उस कानून का निर्माता नहीं है, बल्कि उस कानून का व्याख्याता है और खुद उससे मर्यादित भी होता। तो रूल ऑफ लॉ उसके चिंतन में दिखाई देता है जो एक उदारवादी विचार है, जिसके अनुसार सर्वोच्चता कानून की होती है। किसी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार शासन का संचालन नहीं किया जाता और कानून की दृष्टि में शासक और शासित दोनों समान होते हैं, यानी दोनों को कानून का पालन करना होता है। शासक कानून से ऊपर नहीं। तो ये विचार हमें आज बहुत सामान्य सा लग रहा होगा, क्योंकि आज हम उदारवादी समाज में, उदारवादी व्यवस्था में जी रहे हैं। लेकिन उस समय 17वीं शताब्दी में ये विचार अपने आप में बहुत बड़ा विचार था, क्रांतिकारी विचार था। उस युग में जब धर्म की सत्ता को, ईश्वर की सत्ता को, राजा की सत्ता को प्रमुखता प्रदान की जाती थी, व्यक्ति की सत्ता को प्रमुखता प्रदान की जाती थी। तो ये भी उदारवादी विचार
उसके चिंतन में दिखाई देता है। हमने ये भी देखा कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी एक उदारवादी विचार है, और लॉक के चिंतन को अगर हम विश्लेषित करते हैं तो पाते हैं कि सबसे पहले लॉक के चिंतन में ही शासन की शक्तियों के पृथक्करण का विचार सामने आया, क्योंकि उसी ने चर्चा की कि प्राकृतिक अवस्था में 3 असुविधाएं थी। कोई स्पष्ट कानून बनाने वाली सत्ता नहीं थी, कानून को क्रियान्वित करने वाली कोई सत्ता नहीं थी, और कानून का उल्लंघन करने पर दंडित करने वाली कोई सत्ता, प्राकृतिक कानूनों का उल्लंघन करने पर दंड देने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो ये बात लॉक के द्वारा पहली बार कही गई, और उसने ये भी कहा कि ये तीनों कार्य राज्य सत्ता उदित होने के बाद 3 अंगों के द्वारा किए जाने चाहिए। हालांकि उसके समय में जो कार्यकारी और न्यायिक सत्ता थी वो कार्यपालिका के हाथों में ही थी, इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता का स्पष्ट रूप से लॉक ने उल्लेख नहीं किया। ये विचार आगे चलकर मॉन्टेस्क्यू के द्वारा विवेचित किया गया, लेकिन प्राथमिक रूप से ये विचार हमें लॉक के चिंतन में देखने को मिलता है। यानी शक्ति पृथक्करण का उदारवादी विचार भी लॉक के चिंतन में ही पहली बार हमें देखने को मिलता है। इसलिए लॉक उदारवाद का जनक कहलाता है, या उदारवाद की आत्मा उसके चिंतन में बसी हुई है, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा आज की जो जन सहमति की धारणा है, जो लोकतंत्र का आधार है, उदारवादी लोकतंत्र का, वो भी हमें पहली बार लॉक के चिंतन में दिखाई देती है। हालांकि हॉब्स ने भी जिस समझौते का उल्लेख किया उसमें सहमति को ही राज्य के सृजन का आधार बताया, लेकिन हॉब्स की वो सहमति अंततः निरंकुश तंत्र में परिवर्तित होती है, लेकिन लॉक की जो जन सहमति है वो आगे भी बनी रहती है, यानी लोकतांत्रिक समाज के विकास को प्रोत्साहित करती। लोकतंत्र में हम ये मानते हैं कि कोई भी कार्य जनता की सहमति के बिना नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि आप देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा भी और अन्य उदारवादी लोकतांत्रिक देशों में सरकारों के द्वारा चुने जाने के बाद भी अपने नागरिकों से सुझाव मांगे जाते हैं, उनकी सहमति मांगी जाती है विभिन्न विषयों पर कानून बनाने से पहले, या विवादास्पद विषयों पर खास तौर से जनता की सुझाव और सम्मति मांगी जाती है कि कैसे मौजूदा परिस्थिति से निपटा जाए, मौजूदा समस्या का समाधान कैसे हो। लोग इसके विषय में अपने सुझाव दें, अपनी सहमति दें, ताकि उस सहमति को सरकार कानून के रूप में परिवर्तित कर सके। लॉक के चिंतन में ये जन सहमति बड़ी मुखर है, क्योंकि जो राज्य बनाया गया वो जनता की सहमति से बनाया गया। लोगों ने मिलकर आपस में समझौता करके शासक को शासन करने का, अपने ऊपर शासन करने का अधिकार दिया। और इतना ही नहीं, ये सहमति इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर ये बन जाए राज्य के उदित होने के बाद भी, और लोगों को ऐसा लगे कि जिस उद्देश्य के लिए हमने शासन सत्ता की स्थापना की थी वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है, तो लोग इस सहमति के आधार पर उस शासन को पलट भी सकते हैं, उस शासन के विरुद्ध विद्रोह भी कर सकते हैं। यानी शासन सत्ता की अंतिम बागडोर, जैसा कि जनतंत्र में होता है, जनता के हाथ में होती है, और लॉक ने भी ये बागडोर
जनता को ही सौंपी है। इस दृष्टि से वो प्रथम लोकतांत्रिक विचारक, लोकतंत्र के प्रतिपादक के रूप में हमारे सामने आता है। मैक्सी ने लिखा कि लॉक से पहले किसी भी राजनीतिक विचारक ने इतने स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत की स्थापना नहीं की कि यदि कोई शासन प्रजाजनों की सहमति पर आधारित न हो तो वो अवैध तथा निराधार होता है। उससे पहले प्रतिनिधि संस्थाओं के माध्यम से बहुमत द्वारा शासन संचालन की आवश्यकता और संभावना को इतने विश्वासदायक और प्रबल रूप में किसी अन्य व्यक्ति ने अभिव्यक्त नहीं किया था। तो उदारवाद बड़ी गहराई के साथ प्रविष्ट है लॉक के चिंतन में। इसके अतिरिक्त उसके चिंतन में जो कॉमनवेल्थ और ट्रस्ट की धारणा मिलती है वो लोक कल्याणकारी राज्य के अनुरूप है। यानी जो संशोधित उदारवाद है वो लोक कल्याणकारी राज्य में विश्वास रखता है कि राज्य को जनता के हित के लिए सारे कार्य करने चाहिए। लॉक ने राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है और संविदा की जगह ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किया है, जो अपने आप में इस बात का द्योतक है कि राज्य जन कल्याण के लिए स्थापित किया गया है और राजनीतिक सत्ता जनता की शासक के पास अमूल्य धरोहर के रूप में है। केवल इतना ही नहीं, उसने जो प्राकृतिक अधिकारों की धारणा दी, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, और इन अधिकारों की रक्षा का दायित्व किसको सौंपा, कर्तव्य किसका है इन अधिकारों की रक्षा का? शासक का है। शासक जब इस कर्तव्य का निर्वहन करता है यानी प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करता है, तो ये प्राकृतिक अधिकार इतने व्यापक हैं, देखने में तो ये 3 लगते हैं, लेकिन जीवन का अधिकार ही अपने आप में बहुत सारे अधिकारों को समेटे हुए। तो उदारवाद की जो लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा है कि राज्य को जनता के हित के लिए, जनता के कल्याण के लिए सभी कार्य करने चाहिए। जिन जिन कार्यों से जनता की भलाई होती हो वो सारे कार्य राज्य को संपन्न करने चाहिए, चाहे एजुकेशन की व्यवस्था हो, हेल्थ की व्यवस्था हो या जनता के मनोरंजन की व्यवस्था हो। ये सभी लोक हितकारी कार्य राज्य के द्वारा संपन्न किए जाने चाहिए, ऐसा लोक कल्याणकारी राज्य में माना जाता है। लॉक के चिंतन में लोक कल्याणकारी राज्य का विचार हमें उसकी ट्रस्ट की धारणा में मिलता है, कॉमनवेल्थ की धारणा में मिलता है। राज्य के लिए उसने कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया और संविदा के लिए ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किया, जो अपने आप में इस बात का द्योतक है कि राज्य व्यक्ति के कल्याण के लिए है। राज्य की सत्ता उसे जनता के द्वारा इसलिए सौंपी गई है ताकि वो उसका कल्याण कर सके, उसके प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा कर सके। प्राकृतिक अधिकारों का जो कंसेप्ट है, व्याख्या करने पर वो बहुत विशद हो जाता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की बहुत व्यापक व्याख्या हो सकती है। इसलिए इन अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य को अनेकानेक वो कार्य करने होते हैं जिन्हें एक लोक कल्याणकारी राज्य संपन्न करता है। तो इस रूप में लॉक हमारे सामने एक उदारवादी के रूप में, प्रथम उदारवादी के रूप में प्रस्तुत होता है, क्योंकि उसके चिंतन में भी उदारवाद की लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा मिलती है। इसके अतिरिक्त उदारवाद का मुख्य जोर किस पर रहा है? आर्थिक स्वतंत्रता पर।
व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता पर, चाहे वो क्लासिकल लिबरलिज्म रहा हो या संशोधित उदारवाद रहा हो या आज का नियो लिबरलिज्म, नव उदारवाद, सब में व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता पर बहुत ज्यादा जोर दिया और ये माना गया कि व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र तभी हो सकता है जब आर्थिक मामलों में राज्य के द्वारा हस्तक्षेप न किया जाए, उसे स्वतंत्र छोड़ दिया। लॉक के चिंतन में भी ये आर्थिक स्वतंत्रता हमें देखने को मिलती है उसके संपत्ति संबंधी विचार में, जिसको उसने प्राकृतिक अधिकार की संज्ञा दी है। वो क्या कहता है कि प्रकृति की वस्तुओं में श्रम लगाकर संपत्ति का सृजन व्यक्ति के द्वारा किया जाता है और संपत्ति अर्जित करने का उसे प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है। हालांकि वो संपत्ति के अधिकार पर सीमाएं भी आरोपित करता है, श्रम की सीमा, पर्याप्तता की सीमा और प्राकृतिक वस्तुओं के विनाश की सीमा, कि हम प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग उनके सदुपयोग के लिए करेंगे। अगर हम उनका दुरुपयोग करते हैं तो ऐसी प्राकृतिक वस्तु को हमें अपनी संपत्ति बनाने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जैसा आपने जाना कि इन सीमाओं का कोई महत्व नहीं रह जाता जब मुद्रा का प्रचलन हो गया। बहुत विवादास्पद स्थिति है इस संबंध में। लॉक के चिंतन में बहुत सारे विचारकों ने उसके संपत्ति के अधिकार को लेकर बहुत सारी आपत्तियां दर्ज की हैं। कुछ को वो पूंजीवादी दिखाई देता है तो कुछ को समाजवादी दिखाई देता है, लेकिन सब मिलाकर वो संपत्ति की स्वतंत्रता की बात को, संपत्ति के अधिकार की बात को स्वीकार करता है। और जब वो वसीयत की बात करता है तो इससे पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि संपत्ति का अधिकार व्यवहारतः सीमित नहीं हो सकता, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित किया जा सकता है। यानी एक व्यक्ति को अपने श्रम से कितनी भी संपत्ति अर्जित करने, उसका संरक्षण करने, उसका विकास करने, उसका उपभोग करने का पूरा पूरा अधिकार है। अंत में लॉक के चिंतन में हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, भले ही वो उस पर सीमाएं लगाता है, पर्याप्तता की सीमा की उतनी ही संपत्ति व्यक्ति अर्जित करे जितना उसके जीवन के लिए पर्याप्त है, लेकिन अल्टीमेटली वो असीमित संपत्ति के अधिकार को मान्यता देता है। और इस लिहाज से वो उदारवाद की इस कसौटी पर भी खरा उतरता है, जो कसौटी है पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता की। आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ आधुनिक उदारवाद धर्मनिरपेक्षता पर जोर देता है। लॉक के चिंतन में ये धर्मनिरपेक्षता धार्मिक सहिष्णुता के विचार के रूप में हमें देखने को मिलती है, जिसके अनुसार वो कहता है कि राज्य को व्यक्ति के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म एक आस्था का विषय है, विश्वास का विषय है, अंतरात्मा का विषय है। राज्य कानून बनाकर व्यक्ति के बाह्य आचरण को तो प्रतिबंधित कर सकता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा पर रोक नहीं लगा सकता। और अगर राज्य के द्वारा ऐसी जबरदस्ती की जाती है, किसी व्यक्ति के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप किया जाता है, तो उसका परिणाम राजनीतिक एकता का भंग होना होता है। राष्ट्रीय एकता भंग हो जाती है, क्योंकि तब व्यक्ति राष्ट्र के साथ एकाकार अनुभव नहीं करता। विभिन्न धार्मिक समुदाय अपनी आस्था को लेकर एक दूसरे से संघर्षरत हो जाते हैं, जैसा हम आए दिन आजकल आधुनिक राज्यों में देखते रहते हैं। उन राज्यों में जहां धार्मिक विविधता ज्यादा है, राज्य के द्वारा अगर जरा भी किसी धार्मिक समुदाय का पक्ष लिया जाता है या किसी को नजरअंदाज किया जाता है, तो धार्मिक संघर्ष के
भड़कने की संभावना बन जाती है, जिसका अंतिम खतरा राज्य को झेलना पड़ता है। बहुत से अराजक तत्व उदित हो जाते हैं जो अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए राज्य को उदारवादी ये मानते हैं कि धार्मिक सहिष्णुता की नीति पर चलना चाहिए, सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करना चाहिए, किसी धर्म को विशेष मान्यता नहीं दी जानी चाहिए और धार्मिक मामलों में उसे तटस्थता का रुख अपनाना चाहिए। तो इस लिहाज से भी लॉक उदारवादी है, क्योंकि उसने भी पहली बार उसने ही धार्मिक सहिष्णुता के विचार को सामने रखा था अपनी पुस्तक लेटर ऑन टॉलरेशन में। लास्टली, लॉक इसलिए भी उदारवादी है क्योंकि उसने अंतिम सत्ता जनता के हाथ में सौंपी है, यानी जनता को क्रांति का अधिकार दिया है। शासक के हाथ में शासन करने की सत्ता भले ही है, लेकिन शासक उस सत्ता को लेकर अभिमान नहीं कर सकता, वो सत्ता के मद में चूर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो जन कल्याण की उपेक्षा होगी और जन कल्याण की उपेक्षा जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि इसी जन कल्याण के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए ही जनता ने समझौते के माध्यम से उसे सत्ता सौंपी। तो अगर संप्रभु या शासक प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाता या प्राकृतिक कानूनों का खुद भी पालन नहीं करता, सामान्य विवेक के नियमों का पालन नहीं करता, तो जनता को इस बात का पूरा अधिकार है कि वो उसके विरुद्ध विद्रोह कर दे, क्रांति कर दे और उसके स्थान पर नए शासक का चयन करे। तो क्रांति का या जन विद्रोह का ये जो विचार है, वो शासन के जनता के प्रति उत्तरदायी होने के विचार का पूर्वगामी है। ये विचार हमें लोकतंत्र में, उदारवादी लोकतंत्र में देखने को मिलता है कि भले ही जनता निर्वाचन के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को शासन करने का अधिकार देती है, लेकिन अंतिम अधिकार उसके हाथ में है। अगर जनप्रतिनिधि उसकी इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आगे आने वाले निर्वाचन में वो उन्हें वोट नहीं देगी, वो अपने आप सत्ताच्युत हो जाएंगे। तो लोकतंत्र का ये जो आधुनिक विचार है, शासन के उत्तरदायित्व की जो धारणा है, जो खास तौर से बहुत प्रत्यक्ष रूप से संसदीय लोकतंत्र में हमें देखने को मिलती है, जिसमें जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वो संसद के प्रति, जनप्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो उत्तरदायित्व का ये रूप, जनता के प्रति शासन के उत्तरदायित्व का ये रूप लॉक के चिंतन में हमें पहली बार प्राथमिक रूप में देखने को मिलता है। तो उदारवाद की, आधुनिक उदारवाद की जितनी भी मान्यताएं हैं, वो सब हमें किसी न किसी रूप में लॉक के चिंतन में देखने को मिलती है। इसीलिए एबनस्टीन ने क्या कहा कि उदारवाद की आत्मा सबसे श्रेष्ठ रूप में जॉन लॉक में ही प्रतिबिंबित हुई